नाजरीन, सबसे पहले बात पीएम नरेंद्र मोदी के लेह दौरे की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लेह में LAC का अचानक दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा उस वक्त हुआ जब चीन और हिंदुस्तान के दरमियान LAC पर हालात कशीदा है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने जवानों से खिताब किया और चीन पर निशाना भी साधा। वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस दौरे से जहां हिंदुस्तानी जवानों का हौसला बढ़ा है, वहीं चीन के लिए एक सख्त पैगाम भी समझा जा रहा है। आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बनकर के उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। मिलकर हर चुनौती पर, मुश्किल से मुश्किल चुनौती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं, विजय प्राप्त करते रहेंगे। पाकिस्तान में एक हादसे में 19 सिख यात्री हलाक हो गए, जबकि 8 जख्मी हो गए हैं। सिख यात्री की गाड़ी के ट्रेन की जद में आने से यह हादसा पेश आया है। पाकिस्तान में सिख यात्रियों की मौत पर पीएम मोदी ने दुख का इजहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में हम सोगवार खानदानों के साथ हैं। पीएम मोदी ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की नेक तमन्नाएं पेश की। कानपुर में शहीद हुए 8 पुलिस एहलकारों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने खराज अकीदत पेश किया। पुलिस लाइन कानपुर में शहीद जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने शहीदों के अहल खाना को सरकारी नौकरी और पेंशन देने का ऐलान किया है। यूपी हुकूमत की जानिब से शहीदों के अहल खाना को 1 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने भी ये घटना अंजाम दी है, इस दुस्साहसिक घटना के लिए जिम्मेदार जो भी पाया जाएगा, कानूनन वह व्यक्ति इस घटना की सजा भी भुगतेगा। और मैं इस बात के लिए विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जवानों का ये बलिदान किसी भी स्थिति में व्यर्थ नहीं जाएगा। जवानों ने जिस मजबूती के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, उसके लिए उनके कर्तव्यों के प्रति हम सब की विनम्र श्रद्धांजलि है।
उत्तर प्रदेश सरकार अपने इन सभी शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को यद्यपि शहादत की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उन परिवार वालों के साथ में पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। उन सभी परिवार के सदस्यों में प्रत्येक पीड़ित परिवार जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में लेने के साथ ही असाधारण पेंशन भी उन सभी परिवार वालों को सरकार उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही आर्थिक सहायता के रूप में भी 1 करोड़ रुपए प्रत्येक शहीद के परिवार को अतिरिक्त सरकार की ओर से उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। मैं फिर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जिन भी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, कानून के दायरे में लाकर उन्हें कठोरतम सजा दिलाने का कार्य भी प्रदेश सरकार करेगी। कानपुर में बदमाशों के मुठभेड़ में शहीद हुए 8 जवानों में से एक का ताल्लुक जवान गाजियाबाद से है। गाजियाबाद के शहीद राहुल के अहलखाना शदीद गम में है। खबर के मुताबिक 2016 में राहुल की पोस्टिंग हुई थी। 15 महीने पहले ही राहुल की शादी हुई थी। शहीद जवान राहुल का 2 महीने का एक बच्चा भी है। देवेंद्रपुरी में C205 में रहते थे। क्या नाम है इनका? इनका नाम राहुल नाम है इनका। और जो इनके फादर हैं वो भी पुलिस पेंशनर हैं। उन्होंने भी पुलिस में अपनी जो है सेवाएं दी हैं, जो अभी जो है 2 साल पहले ही रिटायर हुए हैं। ये आपके मोदी नगर में भी अपनी कई जगह निवाई रोड चौकी इंचार्ज, मोदी पॉइंट चौकी इंचार्ज, साहबनगर चौकी इंचार्ज रह चुके हैं। वो भी बड़े अच्छे बड़े ईमानदार उनकी रहा है। और ये राहुल भी जो है अभी ये 2015 वाले बैच से ही था। ये लड़का भी अलीगढ़ में इनकी ट्रेनिंग हुई थी और ये लड़का भी बहुत ही बढ़िया लड़का था। और इनका परिवार यहीं रह रहा है पिछले काफ़ी समय से, कई साल हो गए हैं। तो यहीं मोदी नगर ही रह रहे हैं, देवेंद्रपुर वार्ड नंबर 23 में। अब कहाँ पर पोस्टिंग दी थी? पोस्टिंग इनकी जो है जहाँ पे घटना हुई है आपकी कानपुर पोस्टिंग चल रही है। इलाहाबाद में एक ही खानदान के 4 अफराद के कत्ल से इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर होलागढ़ के गांव देवापुर में इस वारदात को अंजाम दिया गया। गांव के बाशिंदे इस होलनाक वारदात पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। देवापुर गांव में अपने घर पर क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर विमलेश पांडे, उनके 2 बेटे और बेटी को घर के अंदर कत्ल कर दिया गया। इस वारदात में डॉक्टर विमलेश पांडे की अहलिया शदीद तौर से जख्मी हुई है। विमलेश पांडे की अहलिया को मकामी SRN अस्पताल में दाखिल कराया गया है। गांव वालों को इज्तिमाई कत्ल की खबर सुबह काफी देर बाद मिली। एक ही घर के 4 अफराद के कत्ल से गांव के बाशिंदे काफी सहमे नजर आ रहे हैं। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस के आला अफसरान मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम के साथ डॉग स्क्वाड के अलावा फॉरेंसिक माहिरीन की टीम भी मौजूद रही। इब्तदाई तफ्तीश में मकामी लोग पुलिस को कुछ नहीं बता पाए हैं। पुलिस ने इस बात का खदशा जाहिर किया है कि ये लूटपाट की नीयत से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस का ये भी कहना है कि वो बहुत जल्द इज्तिमाई कत्ल की इस वारदात का पर्दाफाश कर देगी। अशोक कुमार पांडे जो यहाँ मृतक के भाई हैं, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है कि रात्रि में कुछ अज्ञात बदमाश आए जो घर पर चढ़कर उसके बाद उन्होंने लूटपाट की है, चापड़ से हत्या कर दी है और जिसमें 4 लोगों की हत्या हुई है। मकान गृह स्वामी की, उनकी पत्नी अभी अस्पताल में जिनका ऑपरेशन किया जा रहा है और जो बच्चे उनकी डेथ हुई है जो मौके पर मरे पाए गए। कुछ सामान लूटने की और दुष्कर्म के बारे में भी उन्होंने संदेह प्रकट किया है। इसके बारे में आज फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, यहाँ के समस्त अधिकारी आ गए हैं और विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। जल्दी ही इसका अनावरण किया जाएगा। अलीगढ़ के थाना टिप्पल इलाके में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 50,000 के इनामी बदमाश के ताल्लुक से आज अलीगढ़ SSP मनीराज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम तफसीलात बताई और मौके से बरामद हथियार और दीगर सामानों को भी मीडिया के सामने पेश किया। SSP ने बताया कि मज़कूरा शख्स
बबलू हरियाणा के पलवल का रहने वाला था। वो उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्म था और अहम शाहराहों पर वारदातों को अंजाम देता था। 2017 में बुलंदशहर में हुए गैंगरेप मामले में भी मज़कूरा शख्स की तलाश की, जिसको सीबीआई भी तलाश कर रही थी। और नोएडा एसटीएफ दोनों जॉइंटली कल रात एक मुठभेड़ हुआ था। उस पर एक 50,000 के इनामी बबलू उर्फ गंजा बल्लभगढ़ थाना का रहने वाला है। उनको ऊपर लगभग 14 मुकदमा है, कई डकैती लूट का मुकदमा में। उस पर खासतौर से सीबीआई इस मुकदमा में तलाश रहा था। 2017 में बुलंदशहर में एक चर्चित हाईवे रेप कांड हुआ था, रेप और डकैती लूट कांड हुआ था। उसमें वांछित अपराधी था। ये कई मुकदमे वांछित था। एक ये बावरिया गैंग का लीडर था। इनका मेन रोल है हाईवे में गाड़ी का पंचर करा के और एक्सल पे के रुकवा के उसके साथ लूटपाट करना है। जो गाड़ी में जो महिला है उसके साथ दुर्व्यवहार करना है। ये बहुत बड़ा साथी बावरिया अपराधी था। ये इनका नाम है बबलू है। औरंगाबाद में लोक विकास नागरी सहकारी बैंक के चेयरमैन जगन्नाथ जाधव और उसके एक साथी को एंटी करप्शन स्क्वाड ने रिश्वतखोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है मुलजिम जाधव और उसके साथी आत्माराम पवार अन्ना साहब पाटिल फाइनेंस कॉरपोरेशन से 8 लाख रुपए कर्ज दिलाने के लिए शिकायत कुनंदा से 1.25 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। इस मामले में इतला मिलने पर एंटी करप्शन की टीम ने जगन्नाथ जाधव और उसके साथी पवार को रंगे हाथों रिश्वत कबूल करते हुए गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की मजीद जांच जारी है। बताया जा रहा है कि मुलजिम जगन्नाथ जाधव का बीजेपी से ताल्लुक है। लोक विकास बैंक है वैजापुर औरंगाबाद जिले में, वहाँ की ब्रांच से 8 लाख का लोन सैंक्शन हुआ था। तो वो लोन की अमाउंट रिलीज़ करने के लिए इसमें जो है करप्शन ये डिमांड हुई थी 1.25 लाख रुपए की। और वो कंप्लेंट लेकर हमारे पास में परसों कंप्लेनेंट आया था। वो हमने वर्कआउट किया और उसके अंदर 2 लोगों को अरेस्ट किया। जी सर, ये बैंक का नाम क्या था और इसमें कितने लोगों को आपने अरेस्ट किया है? ये बैंक का नाम लोक विकास नागरी सहकारी बैंक है जी, और 2 लोगों को अरेस्ट किया इसमें। यूपी मदरसा तालीमी बोर्ड की तारीख में पहली मरतबा बोर्ड इम्तहानात की जिला टॉप 10 फहरिस्त में गैर मुस्लिम तालिबे इल्मों की तादाद में गैर मामूली इजाफे से मदरसा मुंतजमीन और असातिज़ा हैरान है। मेरठ मदारिस इस्लामिया टीचर्स एसोसिएशन ने मदरसा बोर्ड इम्तहानात के नताइज और टॉपर्स की फहरिस्त पर सवाल उठाते हुए जांच का मुतालबा किया है। एसोसिएशन के जिम्मेदारान अरबी, फारसी और दीनियात जैसे मज़ामीन में सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने वाले 15 गैर मुस्लिम तालिबे इल्मों की ज़बान व अदब की तालीमी सलाहियतों पर सवाल उठाते हुए मदरसा बोर्ड की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाया है। वाज़ेह है कि यूपी मदरसा तालीमी बोर्ड के इम्तहानात में सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, कामिल और फाजिल के टॉप 10 40 तालिबे इल्मों में 15 गैर मुस्लिम बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें से ज्यादातर का ताल्लुक मेरठ के एक ही कॉलेज से है। जो कराया जाता है और फार्म जो भरने की इजाज़त दी जाती है, वो सब शिक्षा माफिया लोग ऐसे हैं जो इस पर हावी हैं। और वो लोग जो है फार्म भरते हैं जिनके यहाँ मदरसा तालीमी बोर्ड के स्लेब के हिसाब से तालीम भी नहीं होती है, और जो है वो जो है फार्म भर लेते हैं कई हज़ार की तादाद में, अच्छे पैसे लेते हैं और बच्चों को पास कराने का पूरा ठेका लेते हैं। और वही अपने बच्चों को जो है मूल्यांकन सेंटर भी वो ऐसे बनाए जाते हैं जो जिसकी बोर्ड से सेटिंग होती है, और वो खुलेआम रिश्वत लेकर शिक्षा माफिया से और वो जो है नंबरात दे देते हैं। ये बात बोर्ड को देखनी चाहिए कि भाई क्या वजह है, ये स्कूल की पोजीशन क्या है, यहाँ तालीमी माहौल क्या है, इसके ही परसेंटेज क्यों इतने हाई जा रहे हैं, कौन कौन और इसके क्या राब्ते हो रहे हैं, किससे क्या ताल्लुक़ है। वहाँ पे बाकायदा मूल्यांकन केंद्र पे बाकायदा जो है कारकर्दगी पे जो है उसकी हर चीज़ की जानकारी रखनी चाहिए। झारखंड में वक्फ बोर्ड की अदम मौजूदगी की वजह से करोड़ों रुपए के वक्फ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो पा रहा है। बोर्ड के दफ्तर के लिए हज हाउस में कुशादा जगह जरूर मिली है, लेकिन न तो बोर्ड में चेयरमैन है और ना ही मेंबरान। लंबे अरसे से सिर्फ 2 आर्जी मुलाजिम बोर्ड के तमाम उमूर को निपटाने में पेश है। वहीं बोर्ड के CEO मोइनुद्दीन खान कई महकमों के इजाफी चार्ज की वजह से अक्सर गैर हाजिर रहते हैं। वाज़ेह की रियासत के क़याम के तकरीबन 8 साल बाद वक्फ बोर्ड की तश्कील हुई थी, लेकिन इस बोर्ड को फ़ाल बनाने के ताल्लुक से अब तक कोई भी हुकूमत संजीदा नहीं रही है।
बोर्ड में चेयरमैन, मेंबरान और मुलाजमीन की अदम मौजूदगी की वजह से 100 दिन के अंदर वक्फ इमलाक की जीरो टैगिंग और डिजिटल करने का काम भी पूरा नहीं हो पाया है। 13 पोस्ट जो है यहाँ पे सेंसिंग है। 13 पोस्ट हम लोग 2 दैनिक कर्मी हैं और एक जो है डिपुटेशन में हमारे आरिफ साहब हैं जो हज कमेटी वक्फ बोर्ड दोनों को देखते हैं। अब यह है कि 2-3 स्टाफ में तमाम रियासत को देखना ये मुमकिन नहीं है। यहाँ पर अगर तमाम अज़ला जो है तमाम ज़िलों में अगर हम चाहते हैं कि वो तमाम ज़िले के जितने वक्फ प्रॉपर्टी उस पर हमारा कमांड हो, वो हमारी निगरानी में हो, तो इसके लिए कम अवश्य 30-35 स्टाफ चाहिए। चूँकि तमाम अज़ला में घूमना भी है, तमाम को सर्वे भी करना है, तमाम जो वक्फ प्रॉपर्टी है उनसे हमें अनुदान भी लेना है, वहाँ क्या रख रखाव चल रहा है, कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें उसी वक्त देख सकते हैं, सारा उसी वक्त हम कंट्रोल कर सकते हैं जब हम मेरे पास स्टाफ रहेंगे तब। पदाधिकारी भी जो फुल प्लेज होना चाहिए जो एक्ट के प्रावधान के मुताबिक, लेकिन जब से हमारा राज्य बना है तब से लेकर अब तक जो है अतिरिक्त प्रभार के ही CEO। साथ साथ बोर्ड भी जो है, बोर्ड का कार्यकाल जो है समाप्त हो गया है सितंबर में और फिर नया कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो पाया अब तक। स्टाफ हमारे यहाँ जो भी सेक्शन पोस्ट है उसके ये में हमारा अभी बहाली नहीं हुई है। एक जो है सरकारी कर्मी जो है डेपुटेशन पे हैं जिनके हज कमेटी में है वो क्लर्क, और उन्हीं के जिम्मे में हमारे वक्फ बोर्ड भी है। मध्य प्रदेश में असेंबली की 24 सीटों के लिए इलेक्शन कमीशन ने भले ही इंतखाबात की तारीख का ऐलान न किया हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ गई है। दोनों ही पार्टियों के जरिए इंतखाबी तशहीर के साथ एक दूसरे की किरदारकुशी भी की जाने लगी है। MPPCC चीफ कमलनाथ ने बदनावर से इंतखाबी जलसे को खिताब करते हुए सीएम शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को तनकीद का निशाना बनाया। वहीं बीजेपी ने शिवराज सिंह के 100 दिन की हुकूमत पर नुमाइश का एहतमाम करके अवाम तक पहुंचने की कोशिश की है। वहीं सागर नरियावली से बीजेपी MLA प्रदीप लारिया को वजीर नहीं बनाए जाने से नाराज हिमायतियों ने भोपाल बीजेपी ऑफिस में धरना देकर नारे लगाए। मध्य प्रदेश की सियासी घमासान के बीच कोरोना का कहर जारी है। कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 14,318 हो गई है। कोरोना से अब तक 586 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,875 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वहीं MP बोर्ड के जरिए कल 10वीं बोर्ड के नताइज का ऐलान किया जाएगा। 10वीं बोर्ड के इम्तिहान में 10.5 लाख तलबा ने शिरकत की थी। कोरोना लॉकडाउन के सबब सभी पेपर्स नहीं हो सके थे। 2 पेपर में तलबा को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। बोर्ड के टॉपर तलबा को जहां हर साल बुलाकर एजाज से सरफराज किया जाता था, इस बार कोरोना कहर के चलते तलबा को भोपाल नहीं बुलाया जाएगा। बोर्ड के जरिए कल दिन में 12 बजे नताइज का ऐलान किया जाएगा। हम लोगों ने अनेक मुद्दों पर चर्चा की है, प्रदेश के विकास के ऊपर, आने वाले चुनावों के ऊपर और आने वाले समय में इससे आगे क्रियान्वयन भी हम लोग करेंगे। आप जनता समझदार है, सीधी सादी सरल सोना बोली भाली, ये सीधी सादी जनता अब इनको केवल घर नहीं बैठाएगी, इनको तो अब हमेशा के लिए घर बिठाएगी। ये मध्य प्रदेश की जनता फैसला करेगी। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। खैर मकदम है। कर्नाटक में कोरोना के डर और खौफ के दरमियान 7 लाख से जायद बच्चों ने सालाना इम्तहानात में शिरकत की। रियासत भर में 25 जून से शुरू हुए SSLC के इम्तहानात आज पुरअमन तरीके से अख्ताम पजीर हुए। महकमा तालीम ने तमाम तरह एहतियाती तदाबीर के साथ इम्तहानात का इनेकाद किया। कोरोना की वबा और लॉकडाउन की वजह से 3 माह की ताखीर के बाद 10वीं जमात के इम्तहानात मुनक्किद हुए। आखिरी पर्चा मुकम्मल होने के बाद बच्चों ने राहत की सांस ली और खुशी का इजहार किया। We were in fear and tension with it, but now it was easy only. Nothing was more difficult. ये कोरोना के वजह से पहले तो डर था एग्ज़ाम लिखने, बाद में पेपर इजी से रिजल्ट भी अच्छा चलेगा। रहती ये कन्नड़ा रहती डिफिकल्ट था, साइंस इंग्लिश रहती इजी से,
They provided very good and they were sanitizing. The Scots were very good. The teachers were very good. No, They did you supported get a us. fear? No, sir. We didn't got any fear. The exams was very good and we need a very good result. मास्क दिए सैनिटाइज करें पूरा बेंचा पूरा सैनिटाइज रखते पेपर थोड़ा ये टफिश था फिर भी लिखे हमें थोड़ा डर तो था फिर भी ये लिखने को आए। कोरोना के खौफ और कहर के दरमियान कर्नाटक में 10वीं के इम्तहानात बिलाखिर आज इख्तिताम को पहुंचे। आज आखिरी पर्चा खत्म होने के बाद तुलबा में काफ़ी इत्मीनान देखा गया। तुलबा काफ़ी राहत महसूस करते नजर आए। ज़िला गुलबर्गा में भी 136 मराकज़ पर 43,000 से ज़ायद तुलबा ने इम्तहानात में शिरकत की। इम्तहानात से फारिग होने के बाद तुलबा की नज़रें मुस्तकबिल की जानिब है। इम्तहानात के बाद तुलबा पूरी खुद एतमादी से आगे बढ़ने के इरादे के जाहिर कर रहे हैं। एसएलसी का लास्ट पेपर था, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह गया और एग्ज़ाम्स में जो ये लॉकडाउन की वजह से जो गैप हुआ 3 महीने, उस गैप्स में जितना हम लोगों को डर फील हुआ एग्ज़ाम देने के बाद तो अभी फ्री फील कर रहे हैं, बट फिर भी जो हम लोगों ने जो डर फील किया है वो एग्ज़ाम देने के बाद अभी फ्री हैं, बट आगे रिज़ल्ट आने के बाद देखना है कि क्या रिजल्ट आएगा और उसके बाद फिर पीयूष। इस दौरान कैसा एग्जाम सेंटर्स में एग्जाम साल में कैसा सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह? सोशल डिस्टेंसिंग तो बट बेटर थी अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट गैप दे देकर एक बेंच पे एक स्टूडेंट को बैठाया गया था और डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा थी। अल्हम्दुलिल्लाह जितना गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाया था उस रूल्स को फॉलो किया गया। अप्रिशिएट कर रहे थे लिखने के लिए और कोरोना का डर बिल्कुल नहीं है हमको, फियर इच नहीं है हमको बहुत। और बोलिए लास्ट पेपर था हमारा, लास्ट कौन सा था पेपर? आज हमारा हिंदी पेपर था, सबसे अच्छा हिंदी पेपर ही गया और हमारा मार्क्स सब अच्छे गए। बिल्कुल हम डरे नहीं लिखने के लिए। कोरोना का डर एक आदमी के चेहरे पर भी नहीं दिख रहा कोरोना का डर। बार तो कोरोना का था कि कुछ डर नहीं था मुझे, मैं कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम लिख के आई। अच्छा, अब नेक्स्ट टारगेट क्या है? नेक्स्ट अभी रिजल्ट देख के कोर्स सेलेक्ट करके फिर कोर्स करने की है। दिमाग में कोई होगा ना, कुछ माइंड में कुछ तो होगा। एनसीसी करने की इच्छा है। बारिश के मौसम में सांपों का निकलना आम बात है, लेकिन कोरोना वबा के दौरान सांप का निकलना किसी मुसीबत से कम नहीं। लेकिन औरंगाबाद में सांपों को पकड़ने वाली एक पूरी टीम है जिसमें लड़कियां भी शामिल है। ये लोग लॉकडाउन के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर न सिर्फ सांपों को बचा रहे हैं बल्कि सांपों के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बना रहे हैं। बारिश के मौसम में 12 कॉल मौसूल होने पर सांप पकड़ने वालों ने महकमे जंगलात के अफसरान से राब्ता किया और उनकी इजाज़त और शनाख्ती कार्ड की मदद से ये टीम सरगर्म हो गई। पिछले 2 हफ्तों में इस टीम ने 22 से ज़ायद सांप पकड़े हैं, जिनमें सांपों की कई अक़साम शामिल हैं। ये लॉकडाउन के अंदर हमारे घर के बाजू में ही स्नेक निकला तो हम सब डर गए थे। तो हमने ये सर्व मित्रों को कॉल करे और बाद में हमको लगता था टेके नहीं आती है, लेकिन वो आए और उन्होंने स्नेक को रेस्क्यू कर लिया। कौन सा स्नेक था, कितना बड़ा? ये कोबरा था, ये कम से कम 5 फीट का था ये। तो काफ़ी सारे फ़ोन हमें आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग बहुत पहले तो कोरोना की वजह से डिप्रेशन में गए हैं और ऊपर से ये जो स्नेक है कोई किसी के घर में घुस रहा है, कोई किसी के खेतों में आ रहा है और काफ़ी सारे लोग भी मार रहे हैं सांपों को। और सांपों का बचना भी बहुत ज़रूरी है ना, तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि चलो भाई कोरोना है तो ठीक है, लेकिन हमारा सेफ्टी जो हम लोग सेफ्टी के लिए मास्क भी लगा के रखे हैं और दूसरा हमारा टोंग भी है। और हम लोग जब भी स्नेक पकड़ने के लिए जाते हैं तो हम लोग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। पिछली बार हमने 35 सांप छोड़े थे, इस बार भी 22-21 सांप हमने छोड़ दिए हैं और काफ़ी अलग अलग प्रजाति के सांप थे, नाग, मनियार, फुरसे, घोनस, सब जाति के सांप हमने रेस्क्यू किए थे और रिलीज भी कर दिए हैं। खास बात इंडिया में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।